दिल्ली की सड़कों पर आज सदन से संसद तक हंगामा ही हंगामा नजर आया। विपक्ष जोरदार हमला करता हुआ नजर आया और इसकी वजह से सदन की कार्रवाई को बार बार ठप करना पड़ा और इसकी वजह से काम भी बाधित हो रहा है। आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने कृषि कानूनों और पेगासस मुद्दे पर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा को सुबह 12 बजे और लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद फिर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद फिर से लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए और राज्यसभा की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 4 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही फिर हंगामा शुरू हो गया। इसके चलते इसे 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में इसे मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के मानसून सत्र में लगातार हो रहे हंगामे के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी। राहुल गांधी सोमवार को ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध किया, लेकिन खास बात ये रही कि दिल्ली पुलिस ने बाद में इस ट्रैक्टर को ही जब्त कर लिया। दरअसल संसद के मानसून सत्र के कारण इस इलाके में धारा 144 लागू रहती है। ऐसे में राहुल गांधी बिना किसी पहली सूचना के इस तरह ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे थे। राहुल गांधी तो इसके बाद संसद चले गए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस ने रणदीप सुरजेवाला और श्रीनिवास बीवी को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। सोमवार को बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये इस्तीफा तब हुआ है जब आज ही कर्नाटक में बीजेपी सरकार को 2 साल पूरे हुए थे। अब ऐसे में सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि आखिर बीजेपी अब कर्नाटक की कमान किसे सौंपती है। बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार दोपहर को राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उन पर हाईकमान का कोई प्रेशर नहीं है। मैंने खुद इस्तीफा दिया, मैंने किसी नाम को नहीं सुझाया है। पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें कर्नाटक के लोगों के लिए काफी काम करना है। हम सभी को मेहनत के साथ काम करना चाहिए। भावुक हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वो हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं। सोमवार को कर्नाटक में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। बीएस येदियुरप्पा भी सुबह से अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली में भी हलचल तेज हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह से चर्चा की है। माना जा रहा है कि जल्द ही ऑब्जर्वर के नाम का ऐलान हो सकता है, जिसके बाद सीएम चुना जाएगा। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और हालात पर चर्चा की। बता दें कि कर्नाटक की सियासत को लेकर लंबे वक्त से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हाल ही में बीएस येदियुरप्पा ने नई दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। तभी ये बात कही जा रही थी कि अब येदियुरप्पा अपना पद छोड़ सकते हैं। जब से बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलें तेज हुई थी, तभी से लिंगायत समुदाय के लोगों का बीएस येदियुरप्पा से मिलना जारी था। ऐसे में इन मुलाकातों को केंद्रीय नेतृत्व को दिए जा रहे एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि बाद में बीएस येदियुरप्पा ने साफ किया था कि अगर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा तो वो इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनी थी, लेकिन ये सरकार 1 साल ही चल सकी। इसके बाद बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बनाई थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू जब वापस लौटी तो एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। इस शानदार स्वागत के लिए मीराबाई चानू ने देश का शुक्रिया कहा है। जानकारी मिली है कि वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल करने वाली मीराबाई चानू का मेडल गोल्ड में बदल सकता है। चीनी खिलाड़ी होउ जिहू पर डोपिंग का शक है। टोक्यो में भारतीय समूह में एक संदेश है कि होउ जिहू का परीक्षण किया जा रहा है और ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। बताया जा रहा है कि होउ जिहू आज अपने देश लौटने वाली थी, लेकिन उन्हें रुकने को कहा गया है। ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है जब डोपिंग में फेल होने पर खिलाड़ी का मेडल छीन लिया गया है। अगर चानू का सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल में बदलता है तो भारत के लिए ये व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरा गोल्ड मेडल होगा। सावन के पहले सोमवार पर बारिश से तापमान में तो गिरावट आई, पर सियासी पारा उबाल पर है। राजस्थान में चल रहे मौजूदा सियासी घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ट्विटर पर भिड़ गए हैं। दोनों नेताओं के बीच शायराना वार पलटवार चर्चा का विषय बन गया है। शुरुआत मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा के ट्वीट से हुई। कल रविवार को लोकेश शर्मा ने ट्वीट कर मंत्रिमंडल फेरबदल पर लग रहे तुक्कों पर इशारों में तंज कसते हुए कहा, तीर तुक्के अटकलें गहमा गहमी है बनी हुई। लो सावन भी शुरू हो गया पर बारिश का भी पता नहीं।
इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जवाबी ट्वीट किया, बादल, बिजली और बारिश दहशत लेकर आएगी, बनकर बाढ़ का कहर, देखना ये तने हुए महलों को दफन कर जाएगी। राठौड़ के इस तंज का लोकेश शर्मा ने फिर उसी अंदाज में जवाब देते हुए लिखा, बुलंद महलों की नींवें हैं इतनी गहरी, दफन तो दूर दरार तक नहीं आएगी। ट्विटर पर इस तरीके से शायराना अंदाज में वार पलटवार चर्चा का विषय तो बन गया है, पर अब इंतजार यही है कि कब मंत्रिमंडल विस्तार हो और ये पूरी तस्वीर साफ हो। मकराना में मार्बल की खदानों में जमकर बंदरमार चल रहा है। ऐसे में ना तो खनन विभाग मामले में कोई एक्शन ले रहा है, ना पुलिस की तरफ से वाजिब कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते ना तो सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। अगर हम मामले में अभी तक की कार्रवाई की बात करें तो खनन विभाग ने 5 अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ 7,47,49,466 रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्तार अहमद पर 2,94,13,800 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो वहीं खानधारक गैदा एंड सन्स पर 4,24,23,750 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो वहीं जमालुद्दीन एंड सन्स पर 5,72,751 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खानधारक कालू असगर पर 3,39,390 रुपए का जुर्माना लगा है। तो वहीं बापी खान धारक मुबारक एंड सन्स पर 19,79,755 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना में पिछले काफी समय से खनन विभाग और सरकार को अवैध रूप से सरकारी खान संख्या 80 में अवैध खनन माफिया अवैध मार्बल खनन कर करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। FIR दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ 24 घंटे में बेशकीमती पत्थरों की खुदाई हो रही है। कुछ खान मालिकों के खिलाफ पंचनामा तैयार कर करोड़ों रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई, लेकिन उसको जमा न करके वापस अवैध खनन शुरू कर दिया गया। बेशकीमती मार्बल को ब्लास्ट कर मार्बल के पहाड़ को गिराया जा रहा है। पिछले दिनों पुलिस महानिदेशक के निर्देश के बाद जो होमगार्ड लगाए गए थे उनको भी स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से मौके से हटाकर कार्य शुरू कर दिया गया। मकराना में करीब 1,000 करोड़ रुपए का अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे कार्रवाई क्या होती है और कैसे एक्शन लिया जाता है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला आज बीकानेर दौरे पर रहे। यहां पर सेवा संस्थान द्वारा आयोजित हरित अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कलेक्टर नमित मेहता सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने कहा, पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है, सभी लोग एक एक पौधा जरूर लगाएं। इन पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और कोविड जैसी महामारी में ये समझ में भी आया कि कितना जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षित रहे। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के विवाद मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने तगड़ा बचाव करते हुए कहा कि भाजपा की आदत रही है बेबुनियाद आरोप घड़ती है और लगाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो तैयारी करी थी, मेहनत करी थी और दोनों का सिलेक्शन पहले भी हो चुका था जो कि पिछली भाजपा की सरकार में हुआ था। ऐसे में इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। इसके बाद सावन के पहले सोमवार को ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला रंगलोई स्थित शिव मंदिर पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि BD कल्ला शिव भक्त हैं और सावन के सोमवार के दिन वे शिव मंदिरों में लगातार दिखाई पड़ते हैं। बीकानेर के कोलायत फायरिंग रेंज में 275 बीघा जमीन खरीद फरोख्त मामले में रॉबर्ट वाड्रा और मॉरिन वाड्रा से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और महेश नागर की ओर से दायर याचिका पर आज जस्टिस PS भाटी की बेंच में सुनवाई हुई, जहां ED की ओर से दायर की गई अर्जी पर सुनवाई की गई। रॉबर्ट वाड्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता KTS तुलसी ने पक्ष रखा। वहीं हाईकोर्ट में इस मामले में ED ने रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार करने को लेकर अर्जी लगाई है। ED का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाई जाए ताकि वह मामले की जांच शुरू कर सके। फिलहाल आज लंबे समय बाद इस मामले पर बहस शुरू हो चुकी है और आज समय अभाव के कारण इस मामले पर बहस पूरी नहीं हो सकी। अब मंगलवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी और 3 बजे बाद जस्टिस PS भाटी की एकल पीठ में मामले की सुनवाई होगी। महंगाई के खिलाफ कोटा में आज फिर से कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ
जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी आम जरूरत की चीजें भी इतनी महंगी होती जा रही है कि इन्हें खरीदना आम आदमी के बूते से बाहर की बात होती जा रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर अपने आक्रोश का इजहार किया और सांकेतिक अर्थी निकाल करके और सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली और बाद में केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज दूसरे दिन भी टोंक के दौरे पर रहे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पायलट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से 1-to-1 मुलाकात भी की। साथ ही सर्किट हाउस में जन सुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी किया। इस मौके पर पायलट बहीर स्थित कांग्रेसी नेता सऊद सईदी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। साथ ही पायलट ने टोंक नगर परिषद के पूर्व सभापति हाजी अजमल के निधन होने पर उनके परिवार को शोक सांत्वना देने सुभाष बाजार पहुंचे। उसके बाद पायलट जयपुर के लिए रवाना हो गए। आदिवासी बहुल्य बांसवाड़ा जिले में बारिश की सबसे ज्यादा आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है क्योंकि बारिश के सीजन में यहाँ पर 1.25 लाख हेक्टेयर में कृषि होती है और जिसमें से 90% कृषि केवल और केवल बरसात पर शामिल है। बांसवाड़ा जिले में 2 दिन की बारिश से ही नदी नाले उफान पर हैं। आज माहिक डैम में 1.5 मीटर से ज़्यादा पानी की आवक हुई है। वहीं सुरबानिया डैम 12 फीट तक पूरा भर गया और उसके 2 गेट 2-2 फीट दोपहर 12 बजे ही खोल दिए गए थे। इसके साथ ही बताते चले जिले में सर्वाधिक बारिश भूंगड़ा क्षेत्र में हुई है, जहां बीते 2 दिन में 209 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। यदि दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर घाटोल क्षेत्र आता है, जहां 183 mm बारिश हुई है और जिले का औसत 136.34 mm रहा है। इससे सहज लगता है कि बारिश 2 दिन में किस कदर बरसी है और चारों तरफ अब बांसवाड़ा जिले में हरियाली छाने लगी है। आदिवासी बहुल्य बांसवाड़ा जिले में मानसून भले ही देरी से सक्रिय हुआ हो, पर सक्रिय होते ही 2 दिन में जबरदस्त बारिश हुई है। स्थिति यह है कि बीते 48 घंटों में 136 mm से ज्यादा बारिश हुई है। इससे सहज अनुमान लगा सकते हैं कि किसान हो या व्यापारी, सभी लोग इस बारिश से खुश हैं।